Good morning, student. Today we are going to start first chapter of class 9th motion. इस चैप्टर में हम लोग मोशन से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे. तो लेट्स सी, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. आपकी फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनके बारे में हम आज पहले जान लें कि हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या वर्क करती हैं और होती क्या हैं. देखिए, हम फिजिक्स में उन सभी फिज़िकल थिंग्स की, फिज़िकल फिनोमेना की स्टडी करते हैं जो हमारे इस यूनिवर्स में हैपन्स होती हैं, जो घटती हैं. उन घटनाओं, उन ऑब्जेक्ट्स जो एग्जिस्ट करती हैं इस यूनिवर्स में, हम उन्हीं की स्टडी केवल करते हैं. तो देख लेते हैं फिज़िकल क्वांटिटी. सबसे पहले कहते किसे हैं? किसी ऑब्जेक्ट या फिनोमेना की वो प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट या फिनोमेना की विच कैन बी मेजर्ड बाय एन फिजिकल इंस्ट्रूमेंट. फिजिक्स के सिद्धांतों पे काम करने वाले किसी भी इंस्ट्रूमेंट, यानी माप करने वाली वो मशीनें, वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे हम किसी ऑब्जेक्ट या फिनोमेना की फिजिकल प्रॉपर्टी को मेज़र कर सकें. एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, इस वर्ल्ड में प्रेजेंट, हम अपने आप को ले लेते हैं, हिमसेल्फ या योर सेल्फ. यू हैव अ हाइट. आपकी एक हाइट है, एक लंबाई है जो कि मेज़र की जा सकती है विद द स्केल. यू नो, योर हाइट इज इन फीट, मीटर्स, इसमें होती है. आप उसको मेज़र कर सकते हैं. आपका वज़न मेज़र किया जा सकता है, आपका टेम्परेचर मेज़र किया जा सकता है. तो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ या ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपकी जो कि मेज़र की जा सकती हैं. आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? आपकी हाइट एक प्रॉपर्टी है, आपका वेट एक प्रॉपर्टी है, आपका टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है. तो इन्हें हम मेज़र कर सकते हैं. किसी भी घटना को, कोई भी घटना है, उसको कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, वो हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं. इसको थोड़ा सा और जाते हैं डीप में कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं भाई जिसको हम मेज़र ही नहीं कर सकते. तो देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, या आई एम वेरी हैप्पी. तो ये हैप्पीनेस, ये सॉरो, ये लव, अफेक्शन, फीलिंग्स, ये हमारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम किसी भी तरीके से मेज़र नहीं कर सकते हैं. तो ये हमारी फिज़िकल क्वांटिटी नहीं होंगी. लेकिन हम दौड़ते हैं, हमारी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, हमारी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, हमने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की हुई होती है. इन सभी को हम मेज़र कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आएंगी. अब ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ मेनली, वैसे तो बहुत कंडीशंस में बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है, बट यहाँ पे हम मेन जिन क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, दैट वाज इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज़. स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इसको जानने से पहले हम ये समझ लें कि हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. अभी मैंने कहा कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी तभी फिज़िकल क्वांटिटी होगी जब हम उसको मेज़र कर सकते हैं. मेज़र कैसे करेंगे भाई? किसी भी चीज़ को मेज़र कैसे करना है? आपने स्केल ले लिया, आपने किसी की लेंथ ले ली है, तो लेंथ लिया आपने, क्या लिया? 5 मीटर, दैट इज़ द लेंथ. ये क्या हो गई? लंबाई हो गई, जो कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की आप मेज़र कर सकते हैं. लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन्हें मेज़र किया जा सकता है, ये मेज़रेबल है. तो ये फिज़िकल क्वांटिटी हो गई. आपने कैसे मेज़र किया? 5 मीटर. कैसे मेज़र किया? 5 मीटर. तो 5 क्या हो गया? 5 इज़ योर मैग्नीट्यूड. 5 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया
और मीटर इज यूनिट, क्या हो गई, यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल टू एन यू, वेयर एन इज मैग्नीट्यूड, U इज यूनिट, इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, यानी फिजिकल क्वांटिटी को हम उसके मैग्नीट्यूड से मेजर कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है ये डिवाइड हो गई इन टू पार्ट्स, स्केलर क्वांटिटी एंड दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में समझ लें। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which can be only expressed by magnitude, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस किया जा सकता है केवल मैग्नीट्यूड से ही, या फिर वे कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब वेक्टर की बात आती है। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आल्सो। देखो समझते हैं इसमें डायरेक्शन का क्या रोल है, डायरेक्शन का क्या वर्क है यहाँ पे, और मैग्नीट्यूड का क्या वर्क है। अब जैसे मैंने कहा मैं 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो 5 किलोमीटर्स क्या है, 5 किलोमीटर्स में किसी भी कैसे भी जा सकता हूँ। मैं यहाँ से चला, मैं ऐसे गया, कई तरीके से मोशन करके गया और मैं 5 किलोमीटर कवर कर लिया। लेकिन मैंने जब पर्टिकुलरली एक बात कही थी कि 5 किलोमीटर इन नॉर्थ, तो यहाँ पे एक कंपल्सन हो गया कि नहीं मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, स्ट्रेट लाइन में जाना है, दैट इज द कंपल्सन। और यही है आपका वेक्टर क्वांटिटी जो आपको, मैंने मुक्का मारा, मैं मुक्का कहीं भी मार सकता हूँ, इस तरफ इस तरफ इस तरफ, लेकिन आपको ये मुक्का कब लगेगा, आपको ये थप्पड़ कब लगेगा, आपको मैं छड़ी से मारता हूँ, इस छड़ी से आपको स्ट्राइक कब होगा, वो तभी होगा व्हेन आई हिट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पे आ जाता है तो एक कंपल्सन आ जाता है कि यस आई अप्लाई दैट फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या हो गई, ऐसी क्वांटिटीज जो आपकी क्या हो जाए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ आए। तो अब आप देख सकते हैं स्केलर क्वांटिटी की कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे, स्पीड और डिस्टेंस जो हम आगे पढ़ेंगे, वेक्टर की आपकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, etc, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमने ये जान लिया कि वी हैव फिजिकल क्वांटिटी एंड इट इज डिवाइड इनटू स्केलर एंड अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमने स्टडी तो करनी है फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, बट ये स्टडी किन बिहाफ पे करेंगे कि हम अपनी ये मोशन में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फिनोमेनाज हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो सभी हम जब पढ़ेंगे तो वो सारा आपका किस में आएगा, फिजिकल क्वांटिटीज़ में आएगा। तो अब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन में या रेस्ट में होना, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमने ये कहा कि भाई ऑब्जेक्ट ये रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट या फिर मोशन में है, तो कैसे पता चलेगा कि ये रेस्ट में है या मोशन में है? क्योंकि अगर हम इनिशियली ये देखें तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कुछ भी है हमारे आसपास, उसमें से हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज़ रेस्ट में है, सभी चीज़ मोशन में है। बिकॉज अर्थ इज इन मोशन, सो एवरीथिंग प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज ऑलवेज इन मोशन। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर रेस्ट में है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कौन सी चीज़ें रेस्ट में है, कौन सी चीज़ें आपकी मोशन में है? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम कभी भी जब साइंस पढ़ते हैं तो किस तरह से उसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये आ जाता है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? लुक बेटा, जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ने की बात करते हैं तो उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे साइंस को पढ़ने का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली आपका जो पूरा साइंस है ये डिपेंड है ऑब्जर्वेशंस पे। किस पे? ऑब्जर्वेशंस पे। जो ऑब्जर्वेशंस हम करते हैं विद द टाइम, वही हमारी सारी ऑब्जर्वेशंस क्या करती हैं? साइंस के कॉन्सेप्ट्स को, लॉज को, प्रिंसिपल्स को बनाती हैं, और उन्हें फिर हम उन कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग
उन लॉज के अकॉर्डिंग, उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर स्टडी करते हैं, और जब वो सही पाई जाती हैं देन इट इज़ मेक अ लॉ। तो यहाँ पे भी हमने कुछ ऐसे ही करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। फिजिक्स पढ़ते समय हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। कोई भी चीज़ ऑब्जर्व होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी चीज़ हम पूरे फिजिकल वर्ल्ड को ले लें, फिजिक्स को ले लें, तो एक ही चीज़ के पैरेलल चलती है और वो है टाइम। टाइम के बारे में बहुत ही ब्रॉड एक्सप्लेनेशन है, उसको हम बाद में लेंगे कभी। अभी फ़िलहाल हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या है। हम टाइम के साथ ऑब्जर्वेशन करते हैं, बट कहाँ तक करेंगे? उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, पर्टिकुलर इस प्लेस होगा, स्पेस होगा, कोई रीज़न होगा। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया, मैं यहाँ पे हूँ तो मैं क्या ऑब्जर्व कर सकता हूँ? क्लोज डोर है, सिर्फ आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता हूँ इस क्लासरूम को। इस क्लासरूम में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, जो डेस्क है, जो बेंच है, जो बोर्ड है, जो ड्रॉर है, जो विंडोज़ हैं, बल्ब है, फैन है, सिर्फ मैं इन्हीं को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो दैट इज़ द एरिया, दैट इज़ द रीज़न अप टू विच आई कैन ऑब्जर्व। इससे बाहर का मैं ऑब्जर्व नहीं कर सकता ना, मुझे बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं चाहूँ कि यहाँ इस सिटी में, वाराणसी सिटी में रह के कानपुर सिटी का देख लूँ या इलाहाबाद सिटी का देख लूँ, वहाँ पे कुछ ऑब्जर्व कर लूँ, तो अभी पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे जिस जगह पे हूँ, वहाँ से जो एरिया ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो रीज़न ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दैट रीज़न इज नोन एज सिस्टम। अब ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो साइंस में सबसे पहली चीज़ है कि किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना है तो उसे हम कंपेयर कराते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से। जैसे आप मार्केट में कुछ लेने भी जाते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं कि भाई गिव मी दिस पोटैटो। उसने कहा कि भाई पोटैटो कैसे दें हम आपको? आप कहते हैं तोल के दो। वो जो वेट है 1 kg का, उससे कंपेयर करके मुझे 1 kg पोटैटो दे दो, तो वो 1 kg आपको दे देता है। ऐसे कैसे दे देगा? 1 kg उठा के नहीं देगा ना। वो कैसे करेगा? 1 kg को एक वेइंग मशीन पे रखेगा और दूसरे पार्ट में आपका जो है उस वेइंग मशीन के पोटैटोज रखेगा, उसे कंपेयर करेगा। इफ दे आर इक्वल देन ही गिव यू दैट पोटैटोज। तो ये पोटैटोज आपको मिले, आपने ऐसे तो नहीं लिए ना कि इतने पोटैटोज मुझे दे दो, यू हैव गिव सम क्वांटिटी। तो वैसे ही यहाँ पे भी जब भी हम कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं तो डेफिनेट सी बात है, वी जस्ट कंपेयर इट टू अदर्स। तो अब यहाँ पे जब हम मोशन की बात करेंगे तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में या रेस्ट में होने के लिए उसको कंपेयर कराएंगे। देखो बेटा, एक कॉन्सेप्ट है रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट, उसके बारे में अब भी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं बिकॉज क्लास 9th में वो आपका जो है नहीं। तो हम उन्हीं चीज़ों का डिस्कशन करेंगे जिससे आपका केवल ये रेस्ट और मोशन अभी एक्सप्लेन हो जाए। तो सबसे पहले हम सिस्टम में आने वाली उन चीज़ों के बारे में, फिजिकल थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे वाराणसी में हैं, तो वाराणसी में जब भी आप कैंट कहते हैं तो कैंट स्टेशन कहते ही आपका सबसे पहले दिमाग में आ जाता है कि यस देयर इज अ रेलवे स्टेशन नेम्ड वाराणसी कैंट, ठीक है। या फिर हमने कभी लंका कह दिया, लंका एक जगह है, हम सीधे उसको बोल देते यस दिस इज अ सिंह द्वार ऑफ बीएचयू गेट। तो दैट इज दोज थिंग विच कैन बी आइडेंटिकल। ये क्या है? ऐसी आइडेंटिकल चीज़ें हैं जिनको हम जानते हैं कि ये यहीं पे प्रेजेंट मिलेंगी। अभी जैसे मुझे अपना एड्रेस बताना हो, मैं कहता हूँ मेरा घर जो है यही पास में एक कॉलोनी में है, मेरे घर के सामने रेड कलर की कार खड़ी है, तो क्या वो आइडेंटिकल होगा? या मेरी कार जो है जिस कलर की है, मैंने अब उसका कलर बता दिया कि नहीं दिस इज द ग्रे कलर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो अब ग्रे कलर की कार क्या सिर्फ मेरे पास है, या सिल्वर ग्रे मेरे पास है, या मेटेलिक ग्रे?
मतलब जो भी मैं ऐसी चीज़ों का आपको दूंगा आइडेंटिकल वो नहीं होंगी, उनसे आप जो है मेरा घर नहीं ढूंढ सकते। बट अगर मैं ये बोलूं कि जस्ट देयर इज अ साइन बोर्ड और उस साइन बोर्ड पे एक पर्टिकुलर चीज़ लिखी हुई है, जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है, दैट इज आइडेंटिकल, क्योंकि अब मेरे नाम का साइन बोर्ड इस कॉलोनी में और किसी के यहाँ पे नहीं हो सकता है। या फिर एक पर्टिकुलर मैंने इस किसी प्लेस का नाम लिया कि यस देयर इज अ राम मंदिर इन जस्ट बिसाइड माय हाउस, तो अब राम मंदिर उस एरिया में तो केवल वही होगा। या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर है, मैंने उसका नाम ले लिया कि नहीं देयर इज अ पंपिंग स्टेशन एंड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो आप उस पंपिंग स्टेशन को यस देयर इज अ पंपिंग स्टेशन एंड देयर इज अ राम मंदिर एंड यू कैन इजिली फाइंड आउट माई हाउस। तो दोज थिंग्स विच आर आइडेंटिकल, या फिर यूँ कह सकते हैं जो अपनी प्लेस को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बदल नहीं सकते हैं, उनको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। किसी भी सिस्टम के अंदर वो चीज़ें जो जनरली एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपनी प्लेस को नहीं बदलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट इज द वॉल इन माई राइट साइड and there is another wall in my left side. These two walls never change their places with respect to each other, so they are just like a reference points. तो अब ये हमारे सिस्टम में ढेर सारे रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट। जैसे मैंने कह दिया कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ किसी एक पार्क के अंदर, तो देयर इज ए पार्क इनसाइड lot of things present like trees, benches. So these trees and benches are reference points. But अब इनको आइडेंटिकल बनाने के लिए मैंने बोल दिया there is a mango tree, there is a papaya tree. तो ये जो पर्टिकुलर मैंने नाम लिया, तो ये हो गए एक आइडेंटिकल ट्रीज जो उस पार्क में है। और अब अगर मैंने ये बोला कि मैं एक पर्टिकुलर ट्री से ही सारे मेजरमेंट्स करूंगा, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मैंगो ट्री और मैं उस मैंगो ट्री से 1 फीट की डिस्टेंस पे खड़ा हूं। अब मैं वहां से अपनी जगह बदल के यहां आ जाता हूं, तो अब मैं उस मैंगो ट्री से 2 फीट की डिस्टेंस पे खड़ा हूं। यहां पे पपाया ट्री भी है, उससे भी मेरा कुछ डिस्टेंस था और मैं उससे भी थोड़ा सा दूर हटा या पास किया, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ किससे कंपेयर कराया? कौन से वाले रेफरेंस पॉइंट से? मैंगो ट्री से। तो वो मैंगो ट्री आपका क्या बन जाएगा? ओरिजिन बन जाएगा। आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में आप क्या करते हो, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, ऐसे ही देखा होगा। तो यहाँ पे आपकी सारी वैल्यूज क्या हो जाती हैं? 0 हो जाती है। दैट इज योर ओरिजिन, इसको ही हम ओरिजिन कहते हैं। जब हमारा मैंगो ट्री जो है वो आपका ओरिजिन हो गया, तो बाकी ट्रीज जो बाकी रेफरेंस पॉइंट्स हैं वो आपके 1 2 3 4, आप कोई भी माइलस्टोन उसको रख सकते हैं जिससे कि आप कंपेयर करा सके। बट आप सारी मेजरमेंट्स कहाँ से ले रहे हैं? मैंगो ट्री से ले रहे हैं। दैट इज क्लियर? गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सराउंडिंग्स की। व्हाट इज सराउंडिंग्स? लुक बेटा, जितने भी मैंने रेफरेंस पॉइंट्स बोले किसी भी सिस्टम के अंदर, जितने भी रेफरेंस पॉइंट है, तो ये ग्रुप ऑफ रेफरेंस पॉइंट्स को ही हम क्या कहते हैं? सराउंडिंग्स कहते हैं। ये जो ग्रुप ऑफ रेफरेंस पॉइंट है, दीज कलेक्टिवली कॉल्ड सराउंडिंग्स। तो अब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को, यहाँ पे एक वर्ड आया देखो, पोजीशन। पोजीशन क्या होता है?
मोस्ट ऑफ लोग कहेंगे कि जिस जगह पे वो खड़ा है वो उसकी पोजीशन हो गई। पोजीशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ज़रूरी नहीं है। दैट इज़ अ प्लेस, नॉट अ पोजीशन। दैट इज़ अ प्लेस। जहाँ पे वो प्रेजेंट है वो एक प्लेस है, उसका कुछ कोऑर्डिनेट है, लेकिन वो पोजीशन नहीं है। पोजीशन में आपका बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पोजीशन में आ जाता है इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट। ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स पोजीशन। अब यार क्या है कि आप जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आप सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, जिसके बारे में आप ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, उसको सबसे पहले आप इनिशिएट करते हैं व्हाट इज इट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। क्या है उसके बारे में जो हमें पता होना चाहिए, हम वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। दैट इज इट्स पोजीशन। तो उसकी क्या हो जाती है, पोजीशन हो जाती है। और फिर हम उसी पोजीशन के ऊपर, उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर क्या अल्टरेशन हो रहा है विद द टाइम, ये हम कैलकुलेट करते हैं, ये हम ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट जो है वो उससे उसकी पोजीशन मिल जाती है। और जब हम पहला ऑब्जर्वेशन लेते हैं, कौन सा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, उस समय जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी आपकी ऑब्जर्वेशन की तरह से होती है। तो ये आपका जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है दैट इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने अभी देखा कि मैं अब आज इस क्लास को ऑब्जर्व करूंगा कि यहाँ पे आज 10 बच्चे, 25 बच्चे या 5 बच्चे बैठे हुए हैं, इनको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। क्लास में मेरे एंटर करते ही मेरी नज़र सभी बच्चों पे पड़ी, पूरी क्लास पे पड़ी। तो दैट इज़ योर इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, आपको कुछ नहीं आता था, यू आर एट इनिशियल पोजीशन। लेकिन जब मैंने पढ़ाया, मेरी क्लास के बाद जब मैं इस क्लास से जाने लगा, तो मैंने फाइनली आपको जब आखिरी बार देखा, दैट इज योर फाइनल पोजीशन। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे नहीं मिलने वाला हूँ, तो इसका मतलब दैट इज माय फाइनल ऑब्जर्वेशन। इसके बाद मैं आपसे नहीं मिलूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप मर गए, आपका फाइनल हो गया, नहीं। इसका मतलब है कि मैं जो आपको ऑब्जर्व कर रहा था एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में, वो टाइम इंटरवल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। यानी इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट हुआ और फाइनल पोजीशन पे खत्म हो गया। बीच में आपने टाइम टू टाइम जितने भी ऑब्जर्वेशंस किए वो सारे आ जाते हैं आपके इंटरमीडिएट पोजीशन में। इसके बीच में जितने भी आपके ऑब्जर्वेशंस हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, इंटरमीडिएट पोजीशंस में आ जाएंगे। और इसी ऑब्जर्वेशंस के बेस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमने लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। पोजीशन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। अब इससे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन में होने का पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, देखिए जरा। ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये हम तभी कह सकते हैं व्हेन इट इज नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट्स। जैसे यहां पे एक हमने मैंगो ट्री है, यहां पे एक पर्सन है जो इस मैंगो ट्री के पास खड़ा है। अब इसकी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो भी इसकी इंफॉर्मेशन थी हमने ली, दैट इज योर इनिशियल पोजीशन। ये इसकी क्या हो गई, इनिशियल पोजीशन हो गई। हमने 1 मिनट बाद देखा ये यहीं पे था, फिर हमने अगले 1 मिनट के बाद देखा फिर यहीं पे था। मैंने कई बार इसको एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, एक फिक्स टाइम इंटरवल पे इसको देखता रहा, तो मेरे सभी ऑब्जर्वेशंस में इसकी पोजीशन इसी जगह पे मिली, यानी पोजीशन ए पे ही ये मिला। दैट इज रेस्ट। ये जो फिनोमेना है ये आपका रेस्ट कहलाएगा, यानी दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो हम ये कह सकते हैं रेस्ट इज सेड टू बी दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट्स विद टाइम।
टाइम के साथ किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को ना बदले। या फिर एक, अब इसको हम ये भी ऐसे भी कह सकते हैं, when an object does not change their position with respect to their surroundings। सराउंडिंग्स आपको याद आ गया, ये सिस्टम है, इसके अंदर जितने भी रेफरेंस पॉइंट्स हैं ये सब क्या हो गए हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड सराउंडिंग्स। तो when an object does not change their position with respect to their surroundings and time is called in rest। वो क्या कहलाएगा, रेस्ट में है। और अगर ये पोजीशन चेंज कर देते हैं, अभी ए पे है और ये कहाँ चला जाता है, ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन बी पे चला जाता है, तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। तो अब मैंने ये पता कर लिया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होता है और ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि डिस्टेंस क्या होता है। लुक बेटा, ड्यूरिंग मोशन, अब रेस्ट की बात खत्म करते हैं, रेस्ट हम नहीं जानते हैं, अब हम रेस्ट को नहीं जानते हैं। अब हम सारी बातें किस में करेंगे, मोशन के बारे में करेंगे। तो मोशन के बारे में जानने से पहले हम ये जान लें कि देयर इज मेनी काइंड ऑफ मोशंस। यहाँ पे बहुत सारे तरीके के मोशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन टेक लीनियर मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। उसके अलावा हमारे पास सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन, हार्मोनिक मोशंस। सर्कुलर मोशन में आपको देखा होगा एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, वाइब्रेटरी में आपने देखा होगा वाइब्रेट करता है, ब्राउनियन मोशन में रेंडमली किसी भी तरफ जाता है। तो इसी तरीके से ऑक्सिलेटरी में आपने देखा होगा पेंडुलम की तरह से ऐसे मूव करता है। तो बहुत सारे मोशंस हैं। अब वेव मोशन से या इन सब से अगर हम देखें तो हमें बहुत सारे मोशंस केवल 2 तरीके से मोशन करते हुए पाएंगे, या तो वो यूनिफॉर्म होंगे या फिर वो नॉन यूनिफॉर्म होंगे। ठीक है, यानी जितने भी मोशन टाइप के मोशन हैं उनको हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो डेफिनेट सी बात है वो अपनी पोजीशन को बदलेगा। बेसिकली क्लास 9th में हमारे लीनियर मोशन ही है, तो हम सारी लीनियर मोशन की यहाँ पे बातें करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है सर्कुलर मोशन का, लास्ट में उसके बारे में देख लेंगे। अब ये ए से बी तक पहुंचने के लिए किसी न किसी पाथ का, किसी न किसी रास्ते का ये फॉलो करके ही वहां पहुंच सकता है। तो वो रास्ता ऐसे भी हो सकता है, 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 ऐसे भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ टू रीच एट बी फ्रॉम ए से बी तक पहुंचने के लिए यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हैं। अब हर पाथ की लेंथ अलग अलग होगी, ऑब्वियस सी बात है, इसकी लेंथ कुछ और होगी, 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 सभी की लेंथ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचने के लिए, तो आपको पता दें कि वो 2 तरीके का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यानी वो 2 तरीके की लेंथ कवर करता है, एक डिस्टेंस और दूसरी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? बेटा देखो, मैंने स्केलर वेक्टर पढ़ाते समय बताया था कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अगर डिस्टेंस की बात करें, स्केलर की बात करें, तो मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है। यानी उसको ये नहीं पता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरफ जाना है, बी किधर है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में उसे ये पता है कि बी किधर है
और अगर आपको ये पता हो कि किधर जाना है तो आप स्ट्रेट लाइन में उसी ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, उसी प्लेस की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, सबसे छोटा रास्ता आप यहाँ पे ट्रेवल करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये। तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए टू बी एक ही होगा, इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसके अलावा जितने भी रास्ते हैं उन सभी रास्तों का लेंथ जिसको भी वो फॉलो करेगा, मैं ये नहीं कहता हूं सभी को, किसी एक को तो फॉलो करेगा, इसके अलावा शॉर्टेस्ट के अलावा जिस भी पाथ को इसने फॉलो किया उसकी लेंथ क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। तो हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस को अगर डिफाइन करें, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ शॉर्टेस्ट पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। या ये भी हम कह सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड टेक शॉर्टेस्ट पाथ देन द लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपली बोले तो डिस्टेंस विद पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किसी भी डिस्टेंस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लगा दें तो वही डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना था, ट्रेवल करना था, आपको जो है उसका रास्ता अगर नहीं पता है, आपने टैक्सी किया, टैक्सी ने आपको बिठाया यहाँ पे, आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है जिससे कि आप उस प्लेस को लोकेट कर सकें, ना आपके पास जीपीएस है, ना आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो ये आपको घुमाएगा, टैक्सी वाला आपको घुमाएगा और आपसे ज़्यादा पैसे ले लेगा। देखो इतना चल के आया, 2 घंटे में आपको लेके आया हूँ साहब, इतना हुआ, आपको देना पड़ेगा सर। लेकिन आपको डायरेक्शन पता है तो यू डिक्टेट देम टू टेक द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच एट पॉइंट बी। तो ये आपका जो हो गया, दैट इज द लेंथ विच यू फॉलोड। तो अब इस लेंथ को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन ये जो है शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ, ये आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, इसको एस एरो से। ये स्केलर है तो इसके ऊपर एरर नहीं लगेगा। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एक एरो हेड लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। इसको हम मीटर में मेजर करते हैं, इसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं। खास बात एक ये है कि ये वेक्टर होने के कारण पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। वन मोर थिंग, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस कैन नेवर बिकम जीरो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, यानी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, फॉर टुडे इज इनफ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक speed and velocity.